सो अभी हम करने वाले हैं द इकोनॉमी ऑफ भारत की यूनिट नंबर 3, उसका ये 1 शॉट रहेगा। सो इसके जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड मैंने सारी कवर की है यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड। एंड देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी कन्वर्ट मतलब वो हो रही है, एडिट कर दी गई है, वो अपलोड होने की प्रोसेस में है। Subscribe to the channel because it's free. तो अभी यूनिट नंबर 3 करेंगे जिसका 1 शॉट है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कल एग्ज़ाम है आपका, ये आप पढ़ सकते हो। और इसकी पीडीएफ का लेने का तरीका मैंने यूनिट नंबर 4 की स्टार्टिंग वीडियोस में ही बता दिया था कि कैसे लेनी है पीडीएफ। सो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रूल ट्रेंड्स इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ भारत। कोजिज लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों है और क्राइसिस क्यों आ रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो ये यूनिट है एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, वी कैन से प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड। तो यहाँ पे उसकी बात होगी। तो एग्रीकल्चर सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है भारतीय इकोनॉमी का। आज भी बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन जो भारत की है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर सिर्फ हमें खाना नहीं प्रोवाइड करता, ये सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेड और रूरल डेवलपमेंट को भी। ऑल्दो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जीडीपी का कम हुआ है ओवर द टाइम, और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किसका बढ़ा है, सर्विस सेक्टर का बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर का कम हुआ है, मतलब प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है भारत में। ठीक है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम जो भी कंट्री में रह रहे हैं लोग, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो कंट्री के अंदर हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, ये लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग किस पे बेस्ड हैं, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर से उनकी अगर इनकम आएगी तो वो क्या होगी, इनकी इनकम बढ़ेगी। अगर इनकी इनकम बढ़ेगी तो टोटल इनकम बढ़ेगी। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इनकम में, ठीक है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। इसका शेयर जो एग्रीकल्चर का है जीडीपी में डिक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में, और इसलिए लोग एग्रीकल्चर अर्बन रूरल एरिया से शिफ्ट हो गए अर्बन एरिया में, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, लेकिन अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इसका है। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भारत की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे फॉर लाइवलीहुड रूरल एरियाज़ के अंदर, तो ये सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, जैसे फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, पीपल इंगेज इन अलाइड एक्टिविटी, डेयरी, पोल्ट्री, तो इन सब कामों में करती है। फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर हमें इंश्योर करता है कि हमारे पास फूड ग्रेन्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और जो भी अदर असेंशियल प्रोडक्ट्स है पॉपुलेशन के लिए वो चीज़ें हों। तो बिना अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होगी तो फूड की शॉर्टेज पड़ जाएगी, और इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ जाएंगे फूड के, तो फिर उससे महंगाई आ जाएगी। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि डिपेंड होती हैं किस पे, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे। जो एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल बनता है उस पर डिपेंड होती है, जैसे पनीर की इंडस्ट्रीज़ या फिर कोई भी इंडस्ट्री है जो कि कुछ बनाती है, जैसे आटा वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो डिपेंड होती है रॉ मटेरियल पे। तो यहाँ पे जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस पे डिपेंड होती है, कॉटन के ऊपर। शुगर केन वाली जो डिपेंड होती है शुगर की इंडस्ट्री, शुगर केन पे। जूट इंडस्ट्री जूट पे डिपेंड होती है। तो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आज भी डिपेंडेंट होती हैं। सपोर्ट करती है रूरल इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर सपोर्ट करती है रूरल इनकम को, रूरल मार्केट को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, राइस, स्पाइसेस, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। दूसरी कंट्रीज़ ये चीज़ें मंगाती हैं बिकॉज वो उनको पसंद आता है, ठीक है। अब क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एक तो इसका जो शेयर है जीडीपी के अंदर वो कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर इसका कम हो रहा है बिकॉज सर्विस सेक्टर और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। अगर वो ग्रो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो अर्बन एरिया में होते हैं और ये रूरल एरिया में होता है, तो लोग रूरल से अर्बन जा रहे हैं। तो अगर ये होता रहा है ना माइग्रेशन, तो फिर क्या होगा, जीडीपी का शेयर कम हो जाएगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस, पहले ये ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज़ किए जाते थे, लेकिन आज हम यूज़ करते हैं मशीन्स, इरिगेशन के लिए भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, पहले फार्मर्स एक क्रॉप लगा देते थे, फिर उसको 6 महीने बाद काट देते, फिर दूसरी क्रॉप। आज हॉर्टिकल्चर का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये पूरा खेत है तो इसमें यहाँ पे कुछ और बो दिया, फिर इतनी जगह के बाद यहाँ पे कुछ और बो दिया, फिर देन कुछ और बो दिया, ठीक है। डायरी फार्मिंग कर रहे हैं, फिशरीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, हम ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स और जो इम्प्रूव्ड सीड हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर, उनका यूज़ करें, और इनसे प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी से इनकम आएगी, इनकम से नेशनल इनकम बढ़ेगी, फिर ग्रोथ होगी।
अब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में क्या चीज़ चाहिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, देन देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब है इसका रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट जो बने हैं कंट्री के अंदर, एग्रीकल्चर जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कितने बने हैं, उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड। अगर हमारे पास 1 किला है, मतलब 1 हेक्टेयर है लेट्स से, तो उस पर कितने आउटपुट बना है, ठीक है, कितना बना है उसके ऊपर और कितना बनना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो फूड की सिक्योरिटी आएगी, फिर इसका नेशनल इनकम बढ़ेगी और फिर जीडीपी की ग्रोथ होगी। कोजिज़ क्यों हैं, लो प्रोडक्टिविटी क्यों है भारत के अंदर, उसके क्या कारण हैं, कोजिज़ हैं। सबसे पहले डिपेंड करना पड़ता है मानसून पे। यहाँ पे हमारे पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। लार्ज पार्ट जो एग्रीकल्चर का है आज भी डिपेंड है रेनफॉल के ऊपर, और रेनफॉल के पैटर्नर्स ऐसे इरेगुलर हो गए हैं तो वो क्रॉप पैटर्न प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, तो देखो जो हमारे पास ये ज़मीन है तो पूरी लेट्स से आपकी गांव की ज़मीन है, तो ये यहाँ पे इतना जो पार्ट है इस ज़मीन का वो किसके पास पाएगा, एक इंसान के पास, और इसका कुछ पार्ट है उसमें कुछ लोग डिवीज़न होगा, ठीक है, ये राम श्याम सारे के पास पाएगा इतना सा पार्ट, और इतना पार्ट सिर्फ कुछ लोगों के पास पाएगा। तो फ्रेगमेंटिंग जो लैंड होल्डिंग है वो कुछ लोगों के पास बहुत कम है और कुछ के पास बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम है जिससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं, आउटडेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, आज भी हम मॉडर्न मशीनरी का यूज़ नहीं कर पा रहे। लिमिटेड क्रेडिट का एक्सेस है, जो पुअर फार्मर्स हैं उनको लोन वगैरह नहीं मिलता, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए उनकी एग्रीकल्चर के अंदर वो ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाते, अच्छे बीज का यूज़ नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर पाते, क्यों, उनके पास पैसा नहीं है। और पैसे लेने के लिए जब बैंक वगैरह में जाते हैं लोन लेने के लिए तो उनको लोन नहीं मिलता, बिकॉज वो पुअर है, उनके पास कुछ है नहीं गिरवी रखने के लिए। लो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमें अवेयरनेस नहीं है तो इससे हाई कॉस्ट आ रही है, जिससे हमें मतलब यूज़ नहीं कर रहे एडवांस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो इसीलिए क्यों यूज़ नहीं करें, क्योंकि कॉस्ट उनकी ज़्यादा है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लोन लेंगे, लोन हमें मिल नहीं रहा तो कैसे यूज़ करेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, और पुअर लैंड मैनेजमेंट है, मतलब जो उस ज़मीन को जो चीज़ें चाहिए हम उसको वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो जो हमारी जैसे ये हमारी जो वर्ल्ड है इसके अंदर लेट्स से ये एक लेयर है, ऊपर वाली जो ये लेयर है इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक लेयर, देन ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट लेयर है इसी को बोलते हैं सोइल डिग्रेडेशन। तो जब ये फर्स्ट जो लेयर है ये हट रही है ऑटोमेटिकली, बिकॉज हम अच्छे से उस लैंड का यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये ख़त्म हो रही है, तो इसी को बोलते हैं सोइल डिग्रेडेशन। क्या क्राइसिस आए हैं मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड भारत के अंदर, तो इसमें इकोनॉमिक डिफिकल्टी फेस बाय फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको बोलते हैं क्राइसिस। यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमी की ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फेस की गई हैं। सबसे पहला इनकम कम है, तो हमें डेट नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो उसका बर्डन ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करें वो। क्रॉप फेलियर, कई बार क्या होता है रेनफॉल नहीं हुआ तो क्रॉप ख़राब हो जाएगी, और ज़्यादा हो गया तो भी ख़राब हो जाएगी। मार्केट रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोजिज़ क्यों हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स, वाई दिस इज़ हैपनिंग। राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, एक तो देखो जो बीज हैं उनकी कॉस्ट बढ़ रही है, फर्टिलाइजर्स की भी कॉस्ट बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी मशीनरी, इन सब की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है और इनका यूज़ भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही है, तो हम कम उगा पा रहे हैं और कम चीज़ें यूज़ कर पा रहे हैं। इनडेटनेस ऑफ फार्मर्स, बहुत ज़्यादा फार्मर्स है जो कि बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक तो प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मनी लेंडर से वो लोग लोन लेते हैं तो वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हम उनकी पेमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू लो इनकम, हमारी इनकम इतनी नहीं है। मार्केट एक्सेस प्रॉब्लम, फार्मर्स ऐसे हैं जिनको मार्केट भी नहीं मिल पा रहा बेचने के लिए, फेयर प्राइजेस पे वहाँ पे क्रॉप नहीं बिक पा रही, क्योंकि वहाँ पे मार्केट सिस्टम बहुत कम है और मिडल मैन हैं वो पैसा ले जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, तो जैसे फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, ड्राफ्ट हो गया, इरेगुलर रेनफॉल हो गई, तो उससे क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत इफेक्ट हो रहा है और फिर फार्मर की इनकम भी कम होती जा रही है। यहाँ पे अगर क्रॉप नहीं होगी तो फार्मर की इनकम ऑटोमेटिकली कम होगी। लो प्रॉफिट, तो एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो अनसर्टेन है और लोअर है कंपेयर टू अदर सेक्टर। यहाँ पे साल में आपको अराउंड 55,000 मिलेंगे एक क्रॉप के ऊपर, अगर कुछ 1-2 किला है तो इतनी इनकम से क्या ही कर लोगे।
मेजर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड रिड्यूस इन क्राइसिस को। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और इन क्राइसिस को कम करने के लिए। पहला, एक तो इरिगेशन को एक्सपेंशन करो, मतलब इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाओ और जो आप डिपेंडेंट था मानसून पे उसने कम कर दो, ठीक है। फिर है यूज़ करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन्स, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, जो फार्मर मेथड्स थी उनको यूज़ करो ताकि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके। फिर है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो लोन्स है, फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करो फार्मर्स को, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, लेकिन जो लोन्स है फार्मर्स को प्रोवाइड करो, चाहे बैंक हो चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो, प्लीज़ डू दैट। देन बेटर मार्केट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, जैसे ई नाम, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेके आओ, फार्मर्स को हेल्प करो कि वो अच्छे प्राइजेस पे अपनी जो फसल है उनको बेच सकें। क्रॉप इंश्योरेंस, अगर किसी की क्रॉप ख़राब हो जा रही है तो उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करो, इंश्योरेंस जिसे प्रोटेक्ट करे फार्मर्स अपनी क्रॉप का लॉस जो हुआ है उसको। ये कंक्लूजन है कि एग्रीकल्चर बैकबोन है भारतीय इकोनॉमी की, ये हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये इसमें प्रॉब्लम्स है, ये आप पढ़ सकते हो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो, मतलब एग्ज़ाम बिल्कुल आधे घंटे में है और ये सारे कंक्लूजन पढ़ लो, कम से कम कुछ तो आ जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि जितना जो भी कुछ आज तक पढ़ा है ना ज़िंदगी में वो सब कुछ लिखा हो। आई एम सेइंग दैट जो भी इससे रिलेटेड है सब कुछ लिख दो, जितने पेजेस भर सकते हो भर दो, नंबर मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे यार। नंबर मतलब आप इस तरीके से लिखो कि वो टीचर समझ ना पाए। आप जो डेफिनेशंस है उनको रिपीट कर सकते हो, एक पेज में लिख दिया, देन आप एक पेज छोड़ के फिर से वही डेफिनेशन सेम लिख सकते हो, उसी पैराग्राफ को उसकी लैंग्वेज चेंज करके दोबारा से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। बस अच्छे से लिखना, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, बाहर से कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है लो प्रोडक्टिविटी, आपने पहले बात कर ली इसकी, दोबारा से फिर से बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, दूसरे तरीके से बात कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टेक्नोलॉजिकल जो रिवोल्यूशंस हुए हैं इंडिया के एग्रीकल्चर में। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ से आपका शॉर्ट नोट आ सकता है। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, वाइट रिवोल्यूशन के बारे में और डिजिटल एग्रीकल्चर, इन तीनों पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो मैंने ऐसे कवर किया है, चाहे शॉर्ट नोट आए चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए हो जाएगा। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट पार्ट है भारतीय इकोनॉमी का, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और इनकम, इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की है ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े, रूरल इनकम हो और मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर हो। तो ठीक है, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन मशीनरी। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि रैपिड इंक्रीज होना एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है इंक्रीज होना एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, हाई यील्डिंग सीड्स का, मतलब बहुत अच्छे सीड जो बीज हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का, जो कि अगर केमिकल्स का, अगर कुछ कीटाणु लग गए, इंसेक्ट्स लग गए तो उनको हटाने के लिए, इरिगेशन का और मशीनरी का। जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसी को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये भारत में आया था 1960 में। क्यों आया था? ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें फूड शॉर्टेज की, इसको सोल्व करने के लिए ये आया था। और फिर उसी के बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू हुआ था जिसमें आपको राशन मिलता है हर महीने। फीचर्स क्या हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के? एक तो हम यहाँ पे यूज़ करें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब बहुत अच्छे सीड्स हैं उनका यूज़ करें। दूसरा, हम एक्सपेंशन कर रहे हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ का, डिपेंड नहीं होना है मानसून पे जो डिपेंडेंट है वो नहीं करनी है। इंक्रीज़ करें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़, पेस्टिसाइड्स का, मतलब अगर आपके क्रॉप पे इंसेक्ट्स लगे हैं, बैक्टीरिया लगे हैं, वो ख़राब करे क्रॉप को, तो आप फर्टिलाइजर यूज़ करो, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करो। यूज़ करें ट्रैक्टर्स का और मॉडर्न जो मशीन्स हैं उनका यूज़ करें, हाथों से कुछ नहीं हो रहा आज। हल वगैरह पहले होता था कि ऊँट वगैरह करते थे या फिर कुछ, मतलब क्या बोलते हैं उनको, मुझे भी नहीं पता, बैल वगैरह। आज हम यूज़ करें ट्रैक्टर्स का और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो साइंटिफिक है फार्मिंग मेथड्स उनको यूज़ करो। तो ये चीज़ें हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में कर रहे हैं। ठीक है, देखो यार पक्का शॉर्ट नोट आएगा, मुझे पक्का ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे शॉर्ट नोट आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से कर लो इसको। अब ये जो चीज़ें हैं, ये कितने पॉइंट्स बताएं, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स है। ये बिल्कुल भी याद मत करो, मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी याद मत करो, आप इस डेफिनेशन को यूज़ कर लो। ये याद कर लिया? देखो सबसे पहले जो पॉइंट था यूज ऑफ HY सीड्स, तो ये रहा HYV सीड्स का यूज़ करना। देन फर्टिलाइजर्स का ये हो गया, देन इरिगेशन फैसिलिटी, देन मशीनरी का यूज़ करो, सारे इसी के अंदर दिए हुए हैं। तो ये अगर आप नहीं भी याद करोगे ना तो ये वाले याद कर लो। ठीक है, ये 3 लाइनें इसको याद कर लो, देखना पक्का क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से।
इम्पोर्टेंस क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। सबसे पहले देखो, अगर आप अच्छे सीड्स यूज़ करोगे तो आपका जो फूड है, वो क्रॉप है, वो बढ़ेगी, तो फूड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले इंक्रीज होगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। फिर फूड सिक्योरिटी आएगी। अब जितना ज़्यादा आपके पास जो खाना है, फूड है, जो भी ये हम ग्रेन्स बोलते हैं, ये हैं, उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आएगी, भारत के अंदर कमी नहीं पड़ेगी इसकी। तो इससे दूसरा भी पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट, हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करें। मैंने पहले बताया था मॉडर्न का यूज़ करें, तो हम पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल, अब मॉडर्न कर रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, ग्रोथ हो जाएगा। और तीसरी बात आप ये भी लिख सकते हो वहाँ पे कि अब हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कहाँ पे, मॉनसून्स पे। अब हम डायरेक्टली जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करें, हमने एक्सपेंशन कर दिया इरिगेशन फैसिलिटीज़ का, तो इंपॉर्टेंस हो गई ऑटोमेटिकली। देन नाउ लिमिटेशंस, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो देखो, ये जो चीज़ है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये हर जगह अप्लाई नहीं है, ये रीजनल इम्बैलेंस है। मतलब कुछ जगह ही है, जैसे कि हरियाणा में है, ये पंजाब में है, बस इन चीज़ों में दोनों पे हैं। हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा है, लिमिटेड है, और कहीं पे नहीं है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स कुड नॉट फ्यूली बेनिफिट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, छोटे जो फार्मर्स हैं वो इससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे, बिकॉज यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप अच्छी मशीन्स का यूज़ करो, लेकिन कहाँ से करें जब उनके पास पैसा ही नहीं है, तो लोन नहीं दे रहे हो एक, तो आप फिर यूज़ कैसे करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजर्स का यूज़ करो ताकि आपके कीटाणु ना लगें। अब आप किसी ऐसी चीज़ का यूज़ करो जिससे कीटाणु ना लगे, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट उसका देखा आपने, सोइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, वहाँ पे इन्वायरमेंट का डैमेज हो रहा है। जैसे कि अभी एक इंजेक्शन आया जिससे आपका वेट कम हो रहा है, अगर वो लगवाते हो तो क्या आपको पता है उस इंजेक्शन से कितना नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ पे तो देख रहे हैं, ठीक है, आप यूज़ करो फर्टिलाइजर्स का, लेकिन ये नहीं देख रहे कि इंसेक्ट तो ख़त्म हो जाएंगे, सोइल की फर्टिलिटी भी तो कम होगी, यहाँ पे इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा। तो ये लिमिटेशंस है, एक तो लिमिटेड यूज़ है, दूसरा जो स्मॉल फार्मर्स है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तीसरा एक्सेसिव यूज़ हो रहा है फर्टिलाइजर्स का। वाइट रिवॉल्यूशन, जो फर्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, देन वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब है, वाइट क्या होता है, सबसे पहले आपका मिल्क वाइट होता है, आप इससे रिलेटेड याद रखो। तो ये किससे रिलेटेड है, मिल्क से। ग्रीन मतलब ग्रीन खेत होते हैं ना, तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है। वाइट मिल्क से। रैपिड ग्रोथ मिल्क प्रोडक्शन का भारत के अंदर डायरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अमूल सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कर गया, ठीक है। जैसे फिजिक्स वाला ने किया था वैसे अमूल ने कर दिया, वैसे ही रिलायंस ने कर दिया। तो कुछ ऐसे अभी तक ऐसे बिजनेस हैं जिन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया, जब वो चीज़ नहीं थी तब उन्होंने वो चीज़ें ओपन की। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी तो फिजिक्स वाला लेके आया, मिल्क नहीं था, मिल्क का इतना वो नहीं होता था, अमूल लेके आया। तो इन चीज़ों ने देखो आज कितना बेनिफिट ले रहे हो। तो आप भी ऐसी चीज़ें सोचो जो नहीं है उनको लेके आओ। इसका दूसरा नाम है वाइट रिवॉल्यूशन का, ऑपरेशन फ्लड। डॉक्टर वर्जीनियस क्यूराइन ने इसको बोलते हैं फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। इनको फादर बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन का। ऑब्जेक्टिव, वाइट रिवॉल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव था, देखो, एक तो कोई भी रिवॉल्यूशन आएगा उसका मतलब है कि उस चीज़ को इंक्रीज़ करना। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव था जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है। अब वाइट रिवॉल्यूशन आया तो वाइट किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना, सबसे पहला इंक्रीज़ मिल्क प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब आप ज़्यादा चीज़ बनाओगे तो फिर उनको बेचोगे तो क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो इनकम बढ़ गई। फिर आप इनकम, अब आप बेचोगे कहाँ से वो, तो आपको क्या करनी पड़ेंगी, डायरी ओपन करनी पड़ेंगी। तो वो ओपन करोगे तो ये भी डेवलप्ड होंगी, तो तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक होगी। एक तो देखो, वाइट रिवॉल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होना, तो वाइट है मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। अगर आप चीज़ें बनाओगे ज़्यादा तो आपको बेचनी पड़ेंगी, बेचने के लिए आपको कहीं कोई जगह लेनी पड़ेगी, तो वो डायरी बोलते हैं। अगर कुछ आप दूध वगैरह बेचते हो तो वो बेच दिया, फिर उसके बाद आपके पास पैसा आएगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। तो 3 पॉइंट्स ख़त्म। इंपॉर्टेंस, इंक्रीज होगा मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। रूरल एम्प्लॉयमेंट होगी, अब आपने डायरी खोल दी तो डायरी के अंदर लोग काम भी तो करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट होगी। इम्प्रूव होगी आपकी इनकम, अब आप जितना ज़्यादा दूध बेचोगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी। न्यूट्रिएंट्स बेनिफिट, अब दूध की अवेलेबिलिटी होगी तो उसमें न्यूट्रिशन होते हैं और फूड सिक्योरिटी होती है, तो लोगों को वो भी बेनिफिट होगा। तो ये 4 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है वाइट रिवॉल्यूशन, तो याद करना। इसके बाद है डिजिटल एग्रीकल्चर। क्या होता है डिजिटल एग्रीकल्चर का मतलब है यूज़ करना डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मॉडर्न डेटा टूल्स फार्मिंग एक्टिविटीज़ में। मॉडर्न जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना एग्रीकल्चर में, तो उसी को बोलते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर।
इसका मेन एम होता है इम्प्रूव करना एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और डिसीजन मेकिंग। जैसे यूज़ करना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इनसे बात करके सीड्स का यूज़ करना। ऑनलाइन एग्रीकल्चर जो भी सर्विसेज है उनका यूज़ करना, जैसे इंश्योरेंस। डिजिटल मार्केट प्लेस हैं, जैसे कि यहाँ पे ई नाम, यहाँ पे अगर आप क्रॉप बेचते हो, आपके जो क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल करते हो, तो आपको जो फेयर प्राइस है उस पे वो बेचने को मिलेगी, तो इनका यूज़ करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर और मोबाइल एप्लीकेशंस, ताकि आप अपनी क्रॉप की फ़ोटो भेज दो, आपको पता लग जाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो इनका यूज़ करना। रोल क्या है डिजिटल एग्रीकल्चर का, अगर आप उनका यूज़ करोगे तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि फार्मर रिसीव इन्फॉर्मेशन, आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी फ़ोन से, सोयल की पता चल जाएगी, और क्रॉप मैनेजमेंट की कि आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो ये भी पता चल जाएगा। ऑनलाइन मार्केट एक्सेस प्लेटफॉर्म्स है जैसे ई नाम, ये हेल्प करते हैं फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट बेचने में डिजिटली और गेट बेटर प्राइस, तो आप ऑनलाइन भी अपना सामान बेच सकते हो। रिसोर्स, एक तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, टेक्नोलॉजी प्रॉपर यूज़ करोगे वाटर का, फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का, तो एफिशिएंट होगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो मॉडर्न टूल्स हैं वो इंप्रूव करते हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस करते हैं लॉसेस। बेनिफिट, एक तो टाइम बचेगा, देखो आप जब भी सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करते हो तो उससे आपका टाइम तो बचता ही है। कॉस्ट कम आएगी, एक तो घर बैठे कर रहे हो, अगर आपको देखो कोई भी चीज़ सीखनी है, जैसे स्किल्स सीखनी है, तो आप क्या करो, घर पे रह के सीखो फ़ोन से, यूट्यूब से। तो अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो उस चीज़ को तो आपका पैसा नहीं लगेगा, एक तो ये बात। दूसरी, आपको कहीं पे जाना ही नहीं पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्ट का पैसा बचेगा, टाइम भी बचेगा, कोचिंग लेने नहीं जाना पड़ेगा, तो आप घर पे रह के सीखो। तो इसका मतलब है डिजिटल एग्रीकल्चर करोगे तो ये दोनों चीज़ होंगी। मार्केटिंग की कनेक्टिविटी बेटर होगी, ऑनलाइन जो मार्केट है ई नाम करके, वहाँ से कनेक्टिविटी बेटर होगी। ट्रांसपेरेंसी होगी एंड इंक्रीज होगी एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी। चैलेंजेस, एक देखो सबको डिजिटल कुछ चलाने नहीं आता, फार्मर्स को ज़्यादातर नहीं आता, डिजिटल नॉलेज नहीं है। हाई कॉस्ट है टेक्नोलॉजी की, जितनी ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट भी तो उतनी ज़्यादा है, तो लोन नहीं ले पा रहे। पुअर इंटरनेट, रूरल एरियाज़ के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है। लिमिटेड अवेयरनेस और ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पता ही नहीं कैसे क्या करना है, तो ये है। उसके बाद ये हमारा देखो टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आया, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, दूसरा वाइट रिवॉल्यूशन आया, तीसरा डिजिटल एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया, फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो सही किया, फूड सिक्योरिटी। वाइट रिवॉल्यूशन ने डेयरी डेवलपमेंट की, रूरल इनकम। डिजिटल एग्रीकल्चर ने क्या किया, फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करो, मॉडर्न वाले और इंफॉर्मेशन सिस्टम को। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इंक्रीज़ किया प्रोडक्टिविटी और फार्मर की इनकम को। अगर ये इंक्रीज़ होंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आएगी भारत के में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिजिटल एग्रीकल्चर, ड्रोन टेक्नोलॉजी इन भारत, एक्सप्लेन देयर बेनिफिट्स चैलेंजेस। तो यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर और ड्रोन टेक्नोलॉजी ये हमने कर ली, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे डायरेक्ट बात करेंगे। तो आप देख सकते हो डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या है, एक बार पढ़ सकते हो। इनका यूज़ करना, मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केट प्लेस, इसके फीचर्स हमने देख लिए। इनका यूज़ करना, रोल ऑफ डेटा, एआई वगैरह का, स्मार्टफोन्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेटर जो मार्केट एक्सेस है, एफिशिएंट यूज़ होगा रिसोर्सेज का, टाइम सेविंग, ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे चैलेंजेस, एक तो डिजिटल की नॉलेज नहीं है सबको, इंटरनेट नहीं है हर जगह, हाई कॉस्ट आती है मॉडर्न चीज़ों की, और ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास। ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स आर अननेम्ड फ्लाइंग डिवाइसेस यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग मैनेजिंग फार्मिंग एक्टिविटी। वो ड्रोन वो उसमें जब किसी की शादी होती है ना, तब वो ड्रोन उड़ते हैं और इमेज कैप्चर करते हैं, वही वाले ड्रोन फ्लाइंग डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं मॉनिटरिंग और मैनेज करने के लिए फार्मिंग एक्टिविटीज़ का। ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भारत में, क्योंकि ये सेव करती है टाइम भी, लेबर भी और रिसोर्सेज भी। एप्लीकेशंस, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस, ड्रोन हेल्प करते हैं फार्मर को क्रॉप की हेल्थ, ग्रोथ और डिसीज़ को जानने में। ड्रोन ऊपर से जाएंगे उड़ के और वो देखेंगे क्रॉप की हेल्थ कैसी है, ग्रोथ हो रही है नहीं, और उस पर कोई कीटाणु नहीं है या नहीं। सोइल फील्ड एनालिसिस, ड्रोन सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, सोइल की क्वालिटी कैसी है, मॉइस्चराइजर कैसा है और लैंड के कंडीशंस कैसे हैं। प्रीसियस स्प्रेडिंग, ड्रोन यूज़ करते हैं स्पायरिंग, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के लिए ड्रोन ये भी करते हैं, वो आपके फर्टिलाइजर्स छिड़क देंगे खेत में, खाद वगैरह छिड़क देंगे। मैपिंग एंड डेटा कलेक्शन, ड्रोन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं खेत के बारे में और एग्रीकल्चर पैटर्न के बारे में। बेनिफिट्स क्या है, एक तो टाइम कम लगेगा और लेबर भी चली जाएगी, लेबर की भी ज़रूरत नहीं है अगर ड्रोन से यूज करें। कॉस्ट, ड्रोन की कॉस्ट बहुत कम आती है, देखो एक तो लेबर की कॉस्ट बचेगी और ऊपर से टाइम बचेगा, तो इनकी जगह हम ड्रोन का यूज़ करके ड्रोन की कॉस्ट पे लगा देंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर हम मैनेजमेंट क्रॉप की अच्छे से करेंगे तो उससे एग्रीकल्चर का आउटपुट आएगा, आउटपुट से इनकम, इनकम से प्रोडक्टिविटी।
अब हम ड्रोन क्या है, मॉडर्न मेथड है, तो मॉडर्न मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी साइंटिफिक फार्मिंग हो रही है। अब चैलेंजेस क्या है, एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जब इनिशियली फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव है ये स्मॉल फार्मर्स के लिए। अब हमें स्मॉल फार्मर्स के लिए एक्सपेंसिव है, ठीक है, उनको नॉलेज भी नहीं, अगर वो लेके आ भी चाहें तो उनको नॉलेज नहीं है कि कैसे ऑपरेट करें उसको, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट की परमिशन, सेफ्टी रेगुलेशंस भी ज़रूरी हैं ड्रोन के यूज़ के लिए। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी सबको नहीं मिल रही है, सिर्फ कुछ ही लोगों को मिली हुई है, ये कंक्लूजन। उसके बाद है रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इकोनॉमी ऑफ भारत, डिस्कस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने बात करनी है अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की, हमने, ठीक है। तो देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट पिलर है भारतीय इकोनॉमी का, ये प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आता है, सबसे पहले इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, कुछ चीज़ बनाना, माइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन और कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आती हैं वो आती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसमें लिबरलाइजेशन को चेंज कर दिया गया था, ठीक है। रोल क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमी ऑफ भारत में, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, और अगर इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया, ठीक है। तो इसका जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उससे क्या होता है, इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी ज़्यादा जॉब आएंगी लोगों के पास, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो। लिंकेज विद एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ क्लोजली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्यों, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडस्ट्रीज़ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, ट्रेड, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि उनको कॉटन चाहिए अगर उनको बनानी है वो चीज़ें। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और जो पैरामेट्रियल्स, ये एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही हैं चीज़ों को, इंपोर्ट कम कर रही हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ इंकरेज करते हैं कि इनोवेशन लेके आओ, रिसर्च करो, चीज़ों पे यूज़ करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फार्मिंग में जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और एफिशिएंसी आएगी। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये इंकरेज करता है इन चीज़ों को। अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रीज़ अगर बन रही है तो वहाँ पे डेवलप होंगी सिटीज़, रोड्स आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स, तो इससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, भारत ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने की थी। इससे क्या हुआ था, लाइसेंस और जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको बंद कर दिया गया था कि आप ट्रेड पे लाइसेंस लगा रहे हो, और सरकार के अलावा कोई भी इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकता था पहले, तो उनको हटा दिया गया था कि कोई भी ओपन कर सकता है, नॉर्मल इंसान। मेन फीचर्स क्या थे, तो यहाँ पे आया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 1991 में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज़ जो लाइसेंस लेना था ना वो रिमूव कर दिया गया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना पड़ता था और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, लाइसेंस लेना ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर का रोल इम्प्रूव कर दिया गया था और गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, जो सारी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, तो उसको कम कर दिया गया था कि आप कर रहे हो कंट्रोल, ठीक है, लेकिन कम कंट्रोल करो, इतना ज़्यादा भी नहीं। ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया था, फॉरेन कंपनीज और जो इन्वेस्टर्स थे वो अलाउड कर दिए गए थे, तो आप भी आ सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो हमारे इंडिया के साथ। फोर्थ है रिडक्शन पब्लिक सेक्टर मोनोपोली, पहले क्या होता था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर के जो लोग थे वही सब कुछ कर रहे थे, ओपन कर रहे थे इंडस्ट्रीज़, लेकिन फिर उसके बाद 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद आपके प्राइवेट सेक्टर भी काम करने लगे, उनका भी पार्टिसिपेशन हुआ। FDI जो रूल्स थे वो अटैच थे फॉरेन कैपिटल से, टेक्नोलॉजी से, एक्सपर्ट से, वो भी हटा दिए गए। अब LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो LPG का क्या मतलब है, तो यहाँ पे L का बात करते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब रिड्यूस करना गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अलाउ करना प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कि वो ऑपरेट कर सकते हैं फ्रीली इन प्रोडक्शन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये हेल्प करता है, इंकरेज करता है कंपटीशन, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले लिबरलाइजेशन आया तो मतलब आपका जो कंट्रोल था वो कम कर दिया गया, कंट्रोल कम होने से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ हुआ। फिर ग्रोथ हुआ प्राइवेट सेक्टर का भी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पहले क्या करती थी, मोनोपोली थी, मतलब सिर्फ पब्लिक सेक्टर था, अब हमारा प्राइवेट सेक्टर भी आ गया।
ठीक है। फिर इंक्रीज हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, इम्प्रूव कर दिया गया कंपटीशन, अब पब्लिक और प्राइवेट के बीच में बहुत कंपटीशन चलता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए गए। चैलेंजेस क्या क्या आए, एक तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद होने लग गई थी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। रीजनल इम्बैलेंस कि अर्बन एरिया में तो इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं लेकिन रूरल एरियाज़ में नहीं बन रही। जॉब इनसिक्योरिटी, अब वो प्रोजेक्ट के लिए आती थी, जो भी कंपनीज आती थी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो चल जाती थी, तो उससे जॉब इनसिक्योरिटी आती थी। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल, हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होना पड़ता था, इसीलिए ये सम केसेस में हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट डालते थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी के अंदर। 1991 के बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आए तो उनको हमने टैकल करके हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई रैपिडली और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव किया। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ MSME एंड फॉरेन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारत की में। तो MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, मतलब माइक्रो मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, मीडियम मतलब बीच का, एंटरप्राइज मतलब कोई भी आपने बिजनेस ओपन किया, ऐसा सेक्टर है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पिलर है, एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना और एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हमारा रोल देखें तो देखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इंगेज करता है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट स्किल ऑफ ऑपरेशन। अगर आप 50,000 जितने आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस ओपन कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग। ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। अगर आप 50,000 है तो आप बिजनेस ओपन करो, देन आप 1 लाख पे पहुँचोगे, देन आपका लार्ज बनेगा तो दूर पहुँचोगे। सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, छोटे भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। कंट्रीब्यूशन होता है इसका जीडीपी का, अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में ऑटोमेटिकली, तो फिर हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम से ग्रोथ होगी, ग्रोथ से डेवलपमेंट होगा। सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट्स को, जितनी ज़्यादा आप लार्ज वेराइटी के गुड्स लेके आओगे यहाँ पे भेजोगे, जैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लेदर प्रोडक्ट्स, इंजीनियर प्रोडक्ट्स, उतना ज़्यादा आपके पास डॉलर आएगा। रीजनल का डेवलपमेंट करती है, ये कहाँ पे होंगी, ये जो बिज़नेस है ये कहाँ पे सेटअप होंगे, रूरल एरियाज़ में। तो अर्बन में तो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, यहाँ पे रूरल एरिया में ये होंगे, तो आपका बैलेंस बनेगा। अब खुद जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, सेल्फ जो बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिज़नेस, उनको डेवलप करती हैं, सपोर्ट करते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज़ को। ये MSME क्या करती हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं, कंपोनेंट्स, सर्विसेज देती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। चैलेंजेस, एक तो इनके पास पैसा नहीं है, कम पैसा है और क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है इनको, पुअर टेक्नोलॉजी है, लो प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन हो जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, लिमिटेड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। रोल क्या है फॉरेन कैपिटल का इन द इकोनॉमी ऑफ भारत। फॉरेन कैपिटल का मतलब है इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री और FDI। जब हमने कोई बिज़नेस ओपन किया तो उसके अंदर बाहर के लोग जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन कैपिटल, तो उसी को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन कैपिटल। अब ये कैसे हो सकती है, 3 तरीक़ों से हो सकती है। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें, दूसरा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कर दें, तीसरा हम बाहर से बोरो कर लें, मतलब उधार ले लें, तो इनको बोलते हैं। अब देखो कैपिटल बढ़ेगी, अगर आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी, आपके पास पैसा आएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर आप उधार लोगे, बोरो करोगे तो भी आपके पास पैसा आएगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इंक्रीज होना। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फॉरेन कंपनीज एडवांस है तो उनके एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत पे भेजेंगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, FDI क्रिएट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये हेल्प करेगी आपको रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने में, आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इरिगेशन होगा, इंटीग्रेशन, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ आप जुड़ जाओगे। जब वो लोग आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप उनके यहाँ पे करोगे, फिर आप इंटीग्रेट हो जाओगे। दोनों टाइप कितने होती है टाइप की फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल मतलब बाहर से पैसा आना, उससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी। तो ये तो है FDI, एक होता है FII, तीसरा होता है एक्सटर्नल बोरो। तो FDI का मतलब इन्वेस्टमेंट है मेड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया बिजनेस। इंडिया के अंदर जो भी बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे फॉरेन की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये है FDI। इन्वेस्टमेंट फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस ने स्टॉक मार्केट में किया, फाइनेंशियल एसेट्स में किया। फिर क्या हुआ, जैसे हमारे यहाँ पे SEBI है स्टॉक मार्केट का, तो वहाँ पे अगर दूसरी कंट्रीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं तो फिर उससे हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। एक्सटर्नल, हमने लोन ले लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फॉरेन की गवर्नमेंट से। चैलेंजेस क्या है, एक तो प्रॉफिट नहीं रहेगा, डिपेंड हो जाएंगे हम फॉरेन लोगों पे, इम्पैक्ट होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का, मार्केट वोलेटिलिटी हो जाएगी, ठीक है।
कंक्लूजन। आफ्टर दिस वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट भारत के अंदर रोल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है इन दोनों की। तो देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में, भारत में मूव करते टुवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। पहले एग्रीकल्चर बेस्ड था, अब मार्केट ओरिएंटेड हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर चेंज आया वो रोल हो गया प्राइवेट सेक्टर का, इनके कम हो गया और पब्लिक का बढ़ गया। पहले पब्लिक करती थी सब कुछ, अभी क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया और पब्लिक का कम हो गया। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आ गया और जिससे कुछ इंस्टीट्यूशंस बने जैसे कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों आई इंश्योर करने के लिए कि जो लार्ज इंटरप्राइजेज हैं वो कंट्रीब्यूट करें सोशल डेवलपमेंट में। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, अगर भारत में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ प्राइवेटाइजेशन, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ट्रांसफ़र करना ओनरशिप को, पब्लिक को क्या करना, प्राइवेट में चेंज करना कंपनीज़ को। ठीक है, मैनेजमेंट और कंट्रोल करना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द पब्लिक, मतलब जो हम पहले पब्लिक कंट्रोल करती थी वो अब प्राइवेट करेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इट डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, अब प्राइवेट लोग कंट्रोल करेंगे उसको। एक तो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट पे जो बर्डन था कंट्रोल करने का वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रमोट करेगी कंपटीशन को, बहुत ज़्यादा एक जना नहीं करेगा इसको कंट्रोल, दूसरे भी करेंगे, बहुत ज़्यादा लोग इसको कंट्रोल करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली कंपटीशन बढ़ेगा और क्वालिटी आएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। कंपटीशन से क्या होता है, क्वालिटी बढ़ती है। क्यों इसलिए बढ़ती है, बिकॉज एक आप हो एक आपका दोस्त, दोनों के बीच में कंपटीशन है, तो आप ट्राई करोगे ना कि आप अपने दोस्त से अच्छा करो, आपका दोस्त ट्राई करेगा कि वो आपसे अच्छा करे। तो इससे फिर हमारे पास है डिसइन्वेस्टमेंट भारत के अंदर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट सेल कर रही है एक पार्ट और फुल ओनरशिप ऑफ इट शेयर टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट के पास आज ये कंपनी है, गवर्नमेंट ने बेच दी है कंपनी प्राइवेट को, या फिर इसका इतना भाग बेच दिया सिर्फ ये वाला, या फिर सारी कंपनी बेच दी, या फिर सिर्फ इतना पार्ट बेच दिया। तो ये क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट। पहले कौन थी इसकी ओनर थी पहले गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, अब कौन बन गया, प्राइवेट, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि फुली बेच दिया, पार्शियल भी हो सकता है कि आधा गवर्नमेंट ले रही है और आधा प्राइवेट ले रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सारा बेच दिया हो। एक तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए और पब्लिक का पार्टिसिपेट करने के लिए ओनरशिप में। मेथड्स क्या हैं, एक तो शेयर बेच दिए स्टॉक मार्केट में, दूसरा प्राइवेट कंपनीज को रोल दे दिया, तीसरा ऑफर फॉर सेल निकाल दिया। अब ये इंस्टीट्यूशन की हमने बात करी थी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो इसका मतलब क्या है और ये क्यों है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करते हैं मेजोरिटी ओनरशिप। ये एक कंपनी है, ये चला तो रहा है प्राइवेट सेक्टर, लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी 50% जो शेयर्स हैं वो सरकार के हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि एनर्जी से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, हैवी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड रोल क्या है इनका। एक तो इससे इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, अब ये हेल्प करता है बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इससे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट आएंगे, अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों के लिए। रीजनल डेवलपमेंट होगा, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक वेलफेयर के लिए होगा। पब्लिक वेलफेयर क्यों, क्योंकि ये सरकार भी ओन कर रही है, इसके अंदर सरकार की भी ओनरशिप है। उसके बाद यहाँ पे हैं इसकी लिमिटेशंस, लो एफिशिएंसी आ गई कई जगह पे कि प्राइवेट सिर्फ पब्लिक प्रॉफिट के लिए कर रहा है, यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर का वो ध्यान ही नहीं दे रहा, तो ये क्या हो गया, लो एफिशिएंसी हो गई। उसके बाद ब्यूरोक्रेट डिलेज, फिर फाइनेंशियल लॉसेज होने लगे इनमें इंटरप्राइजेज में, तो अगर यहाँ पे लॉस हो रहे हैं तो गवर्नमेंट को लॉस होगा, फिर वो लैक कंपटीशन कम हो गया। ठीक है, फिर है कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एनवायरमेंटल कम्युनिटी डेवलपमेंट बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग। पहले क्या होता था, प्राइवेट सिर्फ बात करता था प्रॉफिट की, आज भी करता है कुछ हद तक, लेकिन आज वो बात भी करता है किसकी, पब्लिक की, पब्लिक वेलफेयर की। इसी से तो बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आज हम एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी काम कर रहे हैं, तो वो इसकी भी बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2013 कंपनी एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया था कंपनीज़ के लिए ये कोऑपरेट वाला CSR, मतलब हमारे यहाँ पे है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको ये रखना पड़ेगा। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी कम करने के लिए, हंगर रिलीफ देने के लिए।
इसकी इंपॉर्टेंस, एक तो सोशल डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन इंक्रीज होती है, हेल्थ केयर, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है आपका, ग्रीन इनिशिएटिव आएंगे, सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स आएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ होती है आपकी, रूरल का डेवलपमेंट होता है, विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक फैसिलिटीज़। चैलेंजेस, एक तो ये हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं है, दूसरा अवेयरनेस नहीं है कुछ जगहों पे, डिफ़िकल्टी है, और दूसरा ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो लिमिटेड फोकस है इसका। कंक्लूजन दिस इज है। सो ये हमारा यूनिट नंबर 3 भी हो गया, यूनिट नंबर 4 भी कर दिया मैंने, यूनिट नंबर 1 भी, सिर्फ यूनिट नंबर 2 रहता है, वो हम करेंगे आज ही, मैं अपलोड कर दूँगी, सारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। एंड इसके बाद कल आपका एग्ज़ाम है या परसों मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले, मतलब अगर कल होगा तो मैं आज अपलोड कर दूंगी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि 2 घंटे या फिर 1 घंटे की वीडियो रहेगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखना। इनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनका वीडियो आएगी वो, एंड इसके नोट्स देखने हैं, लेने हैं, PDF चाहिए तो देखो मैंने यूनिट नंबर जो 4 की वीडियो डाली है उसके अंदर मैंने सारे स्टेप्स बताए कि कैसे करना है, तो उसकी जो स्टार्टिंग की जो वो वीडियो उसकी 5-6 मिनट है स्टार्टिंग में, वो देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।